आंदोलन का देना चाहूंगा जिससे हमारी समझ कुछ बेहतर बने। नागरिक बंधुओं, मंच पर आसीन भारत विकास परिषद के सभी संचालक साथियों, भीलवाड़ा नगर के सभापति महोदय, मेरे सहयोगी श्री सुनील भाई, मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और विशेष रूप से भारत विकास परिषद और चारभुजा यात्री संघ का आभारी हूं जिन्होंने ये आयोजन किया है और आपसे भारत के और यूरोप के आपसी जो संबंध रहे हैं सभ्यता और संस्कृति के स्तर पर, उसका विश्लेषण करने का मौका दिया है। भारत की आजादी के 60वें साल में मैं और हमारे अभियान के कुछ मित्र ये कोशिश कर रहे हैं कि आजादी के पहले के जो साल रहे 200, 250 साल या 500 साल या 1000 साल, 1200 साल, इनका थोड़ा विश्लेषण किया जाए। और ये विश्लेषण इसलिए जरूरी है कि पिछले आजादी के 60 वर्ष में इस देश में एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जो आधुनिक शिक्षा का अपने को हिमायती मानता है या आधुनिक शिक्षा में से निकला है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पश्चिम की तुलना में बहुत कमजोर मानता है। हमारे देश में ऐसे हजारों की संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, प्रोफेसर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन हैं जो मन में ऐसी धारणा लिए हुए हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यूरोप की तुलना में कहीं कमजोर है, कहीं नीची है, और हमेशा वो गुणगान करते हैं यूरोप और अमेरिकन सभ्यता और संस्कृति के। हैरानी की बात यह है कि न सिर्फ वो गुणगान करते हैं बल्कि उनको मौका मिले तो अपना मातृभूमि, अपना देश छोड़कर उन देशों में बस जाना, वहीं पर संपत्ति निर्माण करना, अपना जीवन बिताना, ये भी तय कर लेते हैं। मुझे बहुत कोफ्त होती है कि कभी कभी मैं दिल्ली जाता हूं और दिल्ली में अमेरिका की एम्बेसी है, तो उस अमेरिकन एम्बेसी में कभी कभी मेरे कुछ मित्र जो काम करते हैं उनसे मैं पूछ लेता हूं कि भाई इस बार भारत से कितने वीजा एप्लीकेशन आए हैं जो अमेरिका जाने के लिए परेशान है। तो वो संख्या हजारों में नहीं, लाखों में होती है। यही हालत बंबई में है, यही चेन्नई में है, यही हालत हैदराबाद में है, यही बेंगलोर में है। भारत के जितने भी बड़े शहर हैं वहां लाखों की संख्या में हर साल वीजा के लिए निवेदन पत्र भरे जाते हैं कि हम अमेरिका जाना चाहते हैं, और जो अमेरिका में मौका न मिले तो यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन भारत छोड़ना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर इस देश में नहीं रहना चाहते। ये जो वीजा के लिए आवेदन देने वाले लोग हैं, ये भारत के सरकार के शब्दों में ब्रेन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर मलाईदार लोग हैं। और यही लोग जो आईआईटी से निकलते हैं, आईआईएम से निकलते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकलते हैं, इनमें बहुत तीव्र इच्छा है भारत छोड़ देने की, अमेरिका जाकर बस जाने की। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका की सरकारें हैं जो भारत से आने वाले लोगों पर पाबंदियां लगाती हैं और आसानी से उनको वीजा नहीं मिल पाते। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बंबई एम्बेसी अभी थोड़े दिन पहले मैं गया मेरे एक मित्र के छोटे से काम के सिलसिले में, तो वहां एम्बेसी के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 6 महीने में लगभग 4.5 लाख एप्लीकेशन आए हैं वीजा के, जो अमेरिका जाने के लिए है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सवेरे सवेरे 2 बजे, जिसको सवेरा कहना थोड़ा तकलीफ की बात है, लेकिन सवेरे 2 बजे से लाइन लग जाती है वीजा एप्लीकेशन के बाहर हिंदुस्तानियों की जो खड़े हैं अपनी पारी के इंतजार में, जिनका वहां इंटरव्यू होता है। अमेरिकी सरकार की पॉलिसी है कि जितने एप्लीकेशन आए उनमें से 95% को रिजेक्ट करो, बस 5% को इंटरव्यू के लिए बुलाओ, उस 5% में भी कम से कम को सेलेक्ट करो और अमेरिका जाने के लिए अनुमति दो। एप्लीकेशंस पूरे देश में लाखों में जाते हैं और हजारों करोड़ रुपए हमारे लोग वीजा एप्लीकेशन फीस के नाम पर वहां भरते हैं, जो कभी भी वापस नहीं मिलता है। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला तो पता चला कि अमेरिका की एम्बेसी भारत में सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है, जो अमेरिका की किसी कंपनी से भी ज्यादा कमाई करता है। एक पैसा भी वो इनकम टैक्स नहीं भरता, एक पैसा भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं भरता, लेकिन लाखों लोगों के एप्लीकेशन आ जाने से जो फीस उनको मिलती है वो उनकी शुद्ध कमाई है, जो भारत से अमेरिका चली जाती है।
इससे भी ज्यादा दुख और तकलीफ की बात है कि जब अमेरिकन एम्बेसी आपका इंटरव्यू करती है तो इतने अपमानजनक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कोई भी स्वाभिमानी आदमी वहां 2 मिनट नहीं खड़ा रह सकता, लेकिन ये अमेरिका जाने के लिए पागल लोग अपने सारे स्वाभिमान को गिरवी रख के वहां पूरा अपमान सहन करते हैं। और किसी तरह एक बार अमेरिका जाने को मिल जाए या यूरोप जाने को मिल जाए तो अपने को ऐसा मानते हैं जैसे स्वर्ग मिल गया। मेरे मन में कई वर्षों से यह विचार घूमता है। मैं इंजीनियरिंग विषय का विद्यार्थी रहा और मेरे अपने फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में तो मैंने देखा है सबका अंतिम सपना भारत छोड़ना और किसी तरह अमेरिका और यूरोप में बस जाना यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन की सबसे बड़ी मांग, सबसे भारी मांग इन्हीं देशों में है। इन लोगों से जब भी मैं चर्चा बात करता हूं तो एक ही बात सुनने को मिलती है, भारत में क्या रखा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में क्या रखा है। अरे अमेरिका में देखो कितना कुछ अच्छा है, कैसी महान व्यवस्था है, कैसी संस्कृति है, कैसी सभ्यता है। ये सुनते सुनते बहुत दिन मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर जिस अमेरिका और यूरोप की सभ्यता और संस्कृति को इतनी महान हमारे देश के लोग मानने लगे हैं, इसकी वास्तविकता पता की जाए। और इस वास्तविकता को पता करने के लिए मेरे एक बहुत अच्छे गुरु, जिन्होंने मुझे बहुत समझ दी है इस अभियान की, उनका नाम श्री धर्मपाल जी, उनके साथ मैंने बहुत दिन चर्चा किया, विचार किया। कारण उसका यह कि वो 40 साल यूरोप में रहे हैं और यूरोप का ऐसा कोई देश नहीं जो उन्होंने नहीं देखा हो। और यूरोप में रहे ही नहीं है बल्कि वहां पढ़ाया है कई विश्वविद्यालयों में। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, वो ऐसे भारत के इतिहासकार हैं जिनकी किताबें यूरोप के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। भारत में तो कहीं नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन यूरोप के विश्वविद्यालयों में उनकी लिखी गई किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनका सिलेबस में चलता है। तो एक बार मैंने उनके सामने ये प्रश्न किया कि हम सब भारतवासी जो थोड़े पढ़ लिख गए हैं, ये इतने अमेरिका से अभिभूत क्यों हैं, मैस्मराइज्ड क्यों हैं, इतने ज्यादा उनसे प्रभावित क्यों हैं, यूरोप से इतने ज्यादा प्रभावित क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमको अमेरिका और यूरोप के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, अधकचरा ज्ञान है, बाहर का देखा हुआ है, अंदर का हमने कुछ वहां जानने और समझने की कोशिश नहीं की है। और उनका यह कहना है कि किसी देश के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी राष्ट्र के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी सभ्यता या संस्कृति के बारे में अगर आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप हमेशा उससे या तो आतंकित रहेंगे या उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहेंगे। आपका जो अप्रोच है, देखने का जो नजरिया है, जो दृष्टि है, वो संतुलित नहीं रहेगी। संतुलित होने का माने ना तो आप आतंकित हैं, ना बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, नीर क्षीर विवेक जिसको हम कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी करने की आप में क्षमता है। तो मैंने एक दिन श्री धर्मपाल जी से कहा कि हम अमेरिका से बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, यूरोप से बहुत ज्यादा आतंकित ना हो, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उनकी सभ्यता को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और सभ्यता और संस्कृति समझने के लिए उनका जीवन देखना चाहिए, उनका निजी जीवन देखना चाहिए, जिसको हम प्राइवेट लाइफ कहते हैं, क्योंकि प्राइवेट लाइफ में से ही सब कुछ निकलता है। ये जो पब्लिक लाइफ होती है, सार्वजनिक जीवन होता है, वो निजी जीवन का ही एक्सटेंशन हुआ करता है, उसी का विस्तार होता है। तो मैंने धर्मपाल जी के इस प्रेरणावाद वाक्य को सुनकर कुछ प्रयास शुरू किया कि यूरोप की और अमेरिका की निजी जिंदगी को देखा जाए, समझा जाए, इनकी प्राइवेट लाइफ क्या है, और प्राइवेट लाइफ समझ में आए तो उनकी सभ्यता क्या है, फिर उनकी संस्कृति क्या है, और सभ्यता के आधार पर उनकी अर्थव्यवस्था क्या है। क्योंकि मैं आपको एक वाक्य जो कहना चाहता हूं वो ये, मेरे पिछले 15 साल के अध्ययन का परिणाम ये एक छोटा सा वाक्य है कि कोई भी अर्थव्यवस्था सभ्यता का आधार होती है। हर सभ्यता की अपनी विशेष अर्थव्यवस्था होती है और किसी भी देश की दो सभ्यताएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। इसलिए हर सभ्यता की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। और ऐसे ही जो मुझे समझ में आया पिछले 15 साल के अध्ययन में कि हर सभ्यता की मूल में अर्थव्यवस्था होती है और इसी तरह हर संस्कृति के मूल में उनका कोई दर्शन होता है। बिना दर्शन के कोई संस्कृति नहीं होती।
जैसे हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो इसका अपना कोई दर्शन है, उस दर्शन में से निकला हुआ है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भी इसकी अपनी एक सभ्यता है जिसका आधार ये अर्थव्यवस्था है। तो इस दृष्टि से मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये यूरोप की सभ्यता और संस्कृति अगर हमको समझ में आए तो उनका बहुत कुछ समझ में आ जाए। इस दृष्टि से कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए, और न सिर्फ दस्तावेज इकट्ठे किए बल्कि यूरोप और अमेरिका के बारे में लिखने वाले जो महान लेखक माने जाते हैं उनको बार बार पढ़ा। सबसे ज्यादा यूरोप की सभ्यता और संस्कृति पर लिखने वाला जो व्यक्ति माना जाता है आज तक, उसका नाम है प्लेटो। प्लेटो ने यूरोप की सभ्यता के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है, संस्कृति के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है। और प्लेटो के बारे में यूरोप में यह कहा जाता है, द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। माने यूरोप की सभ्यता का जो सारा कुछ है ना, वो प्लेटो के किसी पुस्तक में लिखे गए फुटनोट के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्लेटो यूरोपियन सभ्यता का पितामह है। आप सोचिए, यूरोप के सबसे महान दार्शनिक प्लेटो की लिखी गई पुस्तकों के जो फुटनोट्स हैं, फुटनोट माने किताब के नीचे जो लिखी जाती है कुछ लाइनें, तो वो कहते हैं कि पूरी सभ्यता यूरोप की प्लेटो के फुटनोट के बराबर है। इसका माने प्लेटो यूरोपियन सभ्यता का सबसे ऊंचा शिखर पुरुष है जिसने यूरोपियन सभ्यता को सबसे ज्यादा परिभाषित किया है। प्लेटो की 2 किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं। एक का नाम है द रिपब्लिक और दूसरे का नाम है लॉज, LAWS। ये दोनों किताबें दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित हुई हैं और यूरोप के विश्वविद्यालयों में और भारत के विश्वविद्यालयों में जो विदेशी दार्शनिकों को पढ़ाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा प्लेटो को ही कोट किया जाता है। प्लेटो का एक शिष्य हुआ करता था, उसका नाम था अरस्तु, अरिस्टोटल। उसने भी जो कुछ लिखा है वो भी फिर मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि अकेले प्लेटो को पढ़ूं तो कहीं अधूरापन न रह जाए, इसलिए अरस्तु को भी पढ़ो। क्योंकि प्लेटो अपने मरने से पहले कह गया कि मेरा सबसे पक्का और प्रिय शिष्य कोई है तो वो ये अरस्तु ही है। तो अरस्तु ने जो कुछ लिखा वो पढ़ा देखा। फिर अरस्तु के बाद के जो दार्शनिक हुए हैं, जैसे लेबिनिज हुआ, देकार्ते हुआ, उनको पढ़ा। और आधुनिक दार्शनिकों में जो सबसे महान माना जाता है यूरोप में, उसका नाम है रूसो। रूसो ने जो कुछ लिखा वो देखा पढ़ा। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका की जो प्राइवेट लाइफ है, उनकी जो निजी जिंदगी है, उसके 20,000 से ज्यादा दस्तावेज इकट्ठे किए, उनको देखा और पढ़ा। यूरोपियन हिस्ट्री जो रही है और अमेरिकन हिस्ट्री रही है उसको देखा पढ़ा, और उसमें से जो निचोड़ निकला वो अगले 1-1.5 घंटे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो यूरोप है इसके बारे में एक बात तो भौगोलिक रूप से मैं आपको बता दूं ताकि आगे आपको समझना बहुत आसान रहे कि यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जिसमें मैं अमेरिका को भी शामिल मानता हूं, क्योंकि अमेरिका यूरोप का ही एक्सटेंशन है। आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे, या जानते होंगे तो अच्छा है, कि अमेरिका में कुछ भी अमेरिकन नहीं है, जो भी कुछ है वो यूरोपियन है। अमेरिका में रहने वाली जितनी भी जातियां हैं उनमें से मूल अमेरिकन एक भी नहीं है, सब यूरोपियन है। अमेरिका की जो मूल जाति कोई हुआ करती थी जिनको रेड इंडियंस कहा जाता था, उनका तो सफाया कर दिया गया। आपको शायद मालूम है कि रेड इंडियंस की 14 करोड़ की जनसंख्या हुआ करती थी, उन सबको मार डाला गया। और आज मुश्किल से अमेरिका में 50,000 भी रेड इंडियंस नहीं होंगे, और जो हैं वो अमेरिका के मूल समाज में नहीं रहते, केंद्रीय समाज में नहीं रहते, अमेरिकी समाज से बिल्कुल बाहर रहते। आप अगर इनकी कल्पना करना चाहें तो ऐसे मान लें जैसे भारत में हम सब भारतवासी, हमने कुछ लोगों को अपने किनारे किया हुआ है, वो हमारे देश के वनवासी लोग, जंगलों में रहने वाले लोग, जिनके बारे में ना हम खोज खबर रखते हैं, ना उनको हमारे बारे में कोई खोज खबर है। ऐसे ही अमेरिका में स्थिति है मूल अमेरिकनों की, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है। और ये जो कत्लेआम हुआ है अमेरिका में 14 करोड़ रेड इंडियंस को मारने का, ये 1-2 वर्ष में नहीं हुआ है, सैकड़ों वर्ष में हुआ है। आप जानते हैं कि अमेरिका की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक कोलंबस नाम का स्पेनिश व्यक्ति अमेरिका पहुंच गया सन 1492 में।
और उसके बारे में दुनिया के इतिहासकार ये लिखने लगे कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका कोलंबस के पहले से था। कोलंबस ने अमेरिका जाने वाले एक रास्ते को खोजा था। अमेरिका जाने के 20 रास्ते थे, उनमें से एक रास्ता उसने खोजा था, और संयोग से वो रास्ता ऐसा था कि उस पर पहले कोई गया नहीं था, तो वो कोलंबस के नाम हो गया। कोलंबस स्पेनिश था, उसके पीछे स्पेन की आर्मी भी आई थी, और कोलंबस उस जमाने का स्पेन का सबसे बड़ा गुंडा, माफिया, डॉन जो कहना हो कह सकते हैं, इस तरह का व्यक्ति था। जैसे हम दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते हैं, इसी तरह का व्यक्ति था कोलंबस। उसका मूल काम यह था लोगों को मारना पीटना और उनसे धन संपत्ति वसूल लेना। स्पेन की सरकार ने उसको एक चार्टर दिया था, एक अधिकार पत्र दिया था, और कहा था कि तुम जाओ और जो कुछ भी लूट कर ला सकते हो ले आओ, और उसमें से 25% हमें दे देना, बाकी तुम अपने लोगों में बांट लेना। तो लूट मार के उद्देश्य से वो निकला था, और उसने अमेरिका में भयंकर लूट मार की थी। लूट मार के साथ जो कुछ भी धन संपत्ति वो लेके आया, तो उससे स्पेन के लोगों को पता चला कि अमेरिका में बहुत धन और संपत्ति है। तो स्पेन के बाकी लोग उसके पीछे पीछे गए, और स्पेन के लोगों ने बहुत लंबे समय तक अमेरिका में कत्लेआम मचाया। जो मूल अमेरिकन थे उनको मार पीट के खत्म करने का शुरू किया। स्पेनिश लोगों ने जब भरपूर अमेरिका को लूट लिया, तो उसके पीछे पीछे थोड़े दिन के लिए पुर्तगाली पहुंच गए, फिर फ्रांसीसी पहुंच गए, अंत में ये अंग्रेज पहुंच गए। और अंग्रेजों ने आज का जो अमेरिका है, जिसको यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां इस समय 27 राज्य हैं, इसके लगभग 13 राज्यों को अंग्रेजों ने कई 100 साल तक लूटा, और लगभग आधे से ज्यादा अमेरिका पर इनका कब्जा रहा। पूरे अमेरिका पर तो ये कभी कब्जा नहीं कर पाए। तो उस अमेरिका पर लगभग 1492 से लेकर लगातार ये जो हमले हुए 1770 1775 तक, उसके बाद अमेरिका आजाद हुआ। तो ये जो हमले हुए, इसमें अमेरिका का मूल चरित्र बदल गया। यूरोपियन नागरिकों का प्रभुत्व वहां हो गया, उन्होंने जाकर कब्जे कर लिए, कॉलोनीज बना लिया, और उन्हीं की जनसंख्या वहां पर बढ़ती चली गई। मूल अमेरिकन खत्म हो गए। अब आज जो अमेरिका में प्रभावशाली लोग माने जाते हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो अमेरिकन कॉरपोरेशंस के नाम से सारी दुनिया में जानी जाती हैं, इन कंपनियों के जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं वो नॉन अमेरिकन हैं सबके सब। अगर आप किसी भी अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनी का इतिहास खोजना शुरू करें, जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, कॉलगेट पामोलिव है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट एंड कोलमैन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, ये सब अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में गिनी जाने वाली है। जनरल मोटर्स है, जनरल इलेक्ट्रिक है, रेथियन कॉरपोरेशन है, आईबीएम है, ये सब अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में गिनी जाती है। तो इन सब के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो सब ज्यूज हैं, यहूदी हैं, और यहूदी सब नॉन अमेरिकन है। और बड़े हैरानी की बात है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा घृणा अगर किसी से की जाती है तो यहूदी हैं, लेकिन ये यहूदी अमेरिका के बिजनेस और इंडस्ट्री पर पूरे हावी हैं, उनके कंट्रोल में पूरी इंडस्ट्री है। इसी तरह अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वहां के जो और मंत्री वगैरह होते हैं, ये सभी नॉन अमेरिकन्स हैं, और इनमें ज्यादातर यूरोपियंस हावी हैं। जॉर्ज बुश खुद नॉन अमेरिकन है, इनके पिता सीनियर जॉर्ज बुश नॉन अमेरिकन है। ये सब अमेरिका से बाहर के आए हुए लोग हैं। तो जो माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, उन्होंने आज अमेरिका में मुख्य ओहदा हासिल कर लिया है, और मूल अमेरिकन तो कहीं वहां दिखाई नहीं देते हैं। शायद अमेरिका के कुछ जंगलों में आप घूमें तो आपको कुछ 2-4 रेड इंडियंस दिखाई दे जाएंगे, वो तो नहीं है। तो अमेरिका को मैं यूरोप का एक्सटेंशन ही मानता हूं, यूरोप का ही विस्तार है, और अमेरिकी संस्कृति यूरोपियन संस्कृति का ही विस्तार है, और अमेरिकी सभ्यता अपनी कुछ नहीं है, यूरोपियन सभ्यता ही है। और वहां के इतिहासकार और समाजशास्त्री भी ये मानते हैं कि अमेरिका की अपनी कोई सभ्यता नहीं है, यहां तो जो भी कुछ है वो यूरोप की ही है। तो जब भी मैं यूरोप कहूंगा तो आप ये मान ही लेना कि यूरोप के साथ में अमेरिका की भी बात कर रहा हूं। तो ये जो यूरोप की जो सभ्यता है, जो अमेरिका तक फैल गई है, और अमेरिका से आगे कनाडा तक फैल गई है, और अब धीरे धीरे लैटिन अमेरिका में भी फैलती चली जा रही है, इस सभ्यता की मूल मान्यता क्या है, कैसे ये सभ्यता आई है, और कैसे ये दुनिया में फैल रही है। इस यूरोपीय सभ्यता की सबसे बड़ी जो संप्रदाय है इस समय, वो ईसाईयत है, क्रिश्चियनिटी है।
और क्रिश्चियनिटी के साथ थोड़ा बहुत हिस्सा है वो यहूदियों का है। दो ही मूल संप्रदाय हैं यूरोप में और अमेरिका में, या तो आप ईसाई हैं या तो आप यहूदी हैं। ईसाइयों में फिर छोटे छोटे बंटवारे हैं दो, या तो आप कैथोलिक्स हैं या तो आप प्रोटेस्टेंट हैं। कैथोलिक्स को माना जाता है कि ज्यादा कट्टर हैं, प्रोटेस्टेंट को माना जाता है कि वो थोड़े उदारवादी हैं, लिबरल हैं। उसके बाद कैथोलिक्स के अंदर फिर कुछ जातियां हैं, डिवीजन है, जैसे कुछ सीरियन कैथोलिक्स हैं, कुछ नॉन सीरियन कैथोलिक्स हैं, फिर प्रोटेस्टेंट के अंदर। तो इस तरह का विभाजन होते होते वहां सैकड़ों उपजातियां बनी हैं, लेकिन मूल उनकी जो सभ्यता है वो ईसाईयत और यहूदी वाली है। लेकिन ये हैरानी की बात है जानना कि 2000 साल पहले पूरे यूरोप में ईसाई धर्म क्या है कोई जानता भी नहीं था। 2000 साल पहले मात्र, माने पिछले 2000 वर्षों में ये आया है। और पिछले 2000 वर्षों में ये जो ईसाईयत आई है, तो मन में प्रश्न आता है कि उससे पहले क्या था। तो उससे पहले यूरोप में ऐसा होता था कि छोटे छोटे समूह थे जिनकी अपनी अपनी छोटी छोटी जातियां थी, अपने अपने संप्रदाय थे, अपने अपने खान पान के तरीके थे, अपने अपने रीति रिवाज थे, अपने अपने देवी देवता थे, अपने अपने परंपराएं थी, अपनी अपनी मान्यताएं थी। छोटे छोटे समूह थे। ये जरूर है कि ये समूह आपस में लड़ा करते थे और एक दूसरे को कब्जा करने की कोशिश किया करते थे। जब कोई एक समूह निकलता था दूसरे समूहों को मार पीट के कब्जा कर लेता था, तो ये माना जाता था कि जो समूह विजित है, माने जिसने जीत लिया है, अब उसी की संस्कृति और सभ्यता चलेगी। जो हार गया है उसको अपनी संस्कृति और सभ्यता छोड़ देनी पड़ेगी। ये वहां वर्षों वर्ष चला है। और इसी में से एक साम्राज्य बन गया जिसको रोमन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, रोमन एम्पायर। और इसी तरह का एक दूसरा साम्राज्य वहां बना जिसको ग्रीक एम्पायर, ग्रीक साम्राज्य माना जाता है। ये दो महत्वपूर्ण साम्राज्य वहां बने यूरोप में, और ये बने वहां के स्थानीय लोगों के अपने अपने जाति समूहों को नष्ट करके, उनकी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करके तब रोमन एम्पायर बना। और माना यह जाता है कि ये रोमन एम्पायर जब बना तब से ईसाईयत का प्रचार शुरू हुआ और धीरे धीरे इस एम्पायर ने ईसाईयत को फैला दिया। और यूरोप में यह माना जाता है कि जो राजा है उसी का धर्म प्रजा को बस कबूल करना पड़ेगा। आप अगर राजा के मातहत हैं तो आप अपना कोई धर्म ऐसा अपनाएं जो राजा नहीं मानता तो वो नहीं चलेगा, तो प्रजा वही मानेगी जो राजा है। तो रोमन साम्राज्य के राजा ज्यादातर ईसाई होने लगे, तो धीरे धीरे वो फैल गया। और इसी तरह से ग्रीक साम्राज्य में भी हुआ। अब ये जो ईसाईयत में डूबे हुई सभ्यता है, इस सभ्यता की निजी जिंदगी क्या है, इनकी प्राइवेट लाइफ क्या है, उनकी निजी जिंदगी को झांकने की मैंने कोशिश की। तो शुरुआत मैंने की कि इन यूरोप में रहने वाले लोगों की पिछले 2000 साल की जिंदगी को जरा खंगाला जाए कि इनका परिवार कैसा होता है। क्योंकि हम हमारे हिंदुस्तान में जीवन का मुख्य केंद्र परिवार को मानते हैं। भारत में परिवार जो है समाज की मूल इकाई है और इसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना गया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहले यही आया कि यूरोपियन परिवार कैसा रहा, इसको जरा समझ लिया जाए तो यूरोपियन परिवार के आगे की व्यवस्था समझ में आएंगी। तो 2000 साल यूरोप का परिवार कैसा रहा, परिवार की मान्यताएं क्या रही, परिवार में स्त्री पुरुष के आपसी संबंध क्या रहे, बच्चों और माताओं पिताओं के आपसी संबंध क्या रहे, वगैरह वगैरह। ये छोटी छोटी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करता हूं। परिवार की स्थिति यूरोप में और यूरोप के आसपास के देशों में कैसी रही है, इसको शुरू करता हूं जन्म से। किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो हम ऐसा मान लें कि नए परिवार की व्यवस्था शुरू होने की तैयारी है। तो बच्चे का जन्म यूरोप में क्या माना जाता है? तो यूरोप में ये जो प्लेटो है ना, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुटनोट ऑफ प्लेटो। तो ये प्लेटो क्या लिखता है, उसकी अपनी पुस्तकों में, उसके अपने लेखों में प्लेटो बार बार ये लिख रहा है कि ये जो जीवन है, ये सबसे अंत में इसका क्या उद्देश्य है। मैं किसी हिंदुस्तानी से साधारण व्यक्ति को पूछता हूं, भाई आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो कहता है जी मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष मिल जाए, ये मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। लेकिन यूरोप में साधारण नागरिकों से आप पूछो कि आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है,
तो कहेंगे आनंद की प्राप्ति। हम भारत में किसी आदमी से बात करेंगे तो वो कहेगा कि भाई मुझे मोक्ष जाना है। मैं ये सब क्यों करता हूं? एक बार बहुत बड़े संत श्री राम सुखदास जी महाराज से संवाद करने का मुझे मौका मिला, तो मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य? तो उन्होंने कहा मोक्ष की प्राप्ति। और उसी सभा में बैठे हुए एक साधारण किसान से पूछा, आपके जीवन का उद्देश्य? तो वो भी कह रहा मोक्ष की प्राप्ति। तो हमारे यहां संत हो, राजा हो या रंक हो, मजदूर हो या बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो, सबके जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मिले तो बहुत अच्छा है। अब यूरोप में किसी साधारण आदमी से लेकर और जॉर्ज बुश तक, या किसी प्रधानमंत्री से लेकर और अंतिम व्यक्ति तक आप पूछो जीवन का अंतिम उद्देश्य, तो कहता है आनंद की प्राप्ति। तो कौन सा आनंद? आनंद अगर हम कहें तो कहेगा जी मन का आनंद, आत्मा का आनंद, आनंद ही आनंद, सच्चिदानंद। इस तरह की बात कोई भारतवासी करेगा, लेकिन यूरोपियन ये नहीं बोलेगा। उसको आप पूछोगे जी कौन से आनंद की प्राप्ति, तो कहता शरीर का आनंद। इसके आगे क्या है उन्हें मालूम नहीं। वो कहते हैं जी अंतिम आनंद तो शरीर का आनंद है। तो शरीर का आनंद उनके जीवन का सबसे प्रमुख वो है, उद्देश्य है। तो परिवार में स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं वो शरीर के आनंद की प्राप्ति के लिए हैं, ना कि किसी प्रजाति को बढ़ाने के लिए। यह समझने की बात है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है प्रोक्रिएशन, माने प्रजाति को आगे बढ़ाना। तो यूरोप में कोई भी स्त्री और पुरुष प्रजाति को बढ़ाने के उद्देश्य से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, शरीर आनंद की प्राप्ति के उद्देश्य से मिलते हैं। और प्लेटो लिखता है कि शरीर का आनंद अगर प्राप्त हुआ तो इससे ज्यादा बड़ा सुख कोई नहीं है, इसलिए आनंद की प्राप्ति करो। फिर बाद में वही प्लेटो कहता है कि अगर शरीर के आनंद की प्राप्ति में कुछ रुकावट है, बाधा है, तो उसको कि शरीर के आनंद की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो बच्चे का पैदा हो जाना सबसे बड़ी रुकावट है। और ये प्लेटो कहता है, उसका जो चेला है अरस्तु, वो उस पर मोहर लगाता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, शरीर के आनंद की प्राप्ति में स्त्री पुरुष के बीच में अगर कोई रुकावट है तो बच्चे का हो जाना, इसलिए बच्चे पैदा ही ना हो इसकी व्यवस्था करो। फिर आगे बढ़े, नए दार्शनिकों में आए, लेबिनिज की बात करें, देकार्ती की बात करें, या तो रूसो की बात करें, तो वो भी कहते हैं कि हाँ हम सभी दार्शनिक इस बात पर एक मत है, सहमत हैं, जो प्लेटो ने कहा है वही सत्य है, जो अरस्तु कह गया वही अंतिम सत्य है। हम भी मानते हैं कि स्त्री पुरुष का मिलन आनंद की प्राप्ति के लिए है और इसमें कोई रुकावट हो तो वो बच्चे ही हैं, तो इसलिए बच्चे पैदा ना हो इसकी व्यवस्था करो। तो इसकी दो व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, 2000 साल यूरोप में एक परंपरा रही कि अगर गर्भ में बच्चा आया तो या तो गर्भपात करके मारो, नहीं तो जन्म लेते ही उसके मरने की व्यवस्था करो। इसलिए यूरोप में पुराने जितने भी कानून हैं, प्लेटो की किताब अगर आप लॉज पढ़ेंगे ना, तो लॉज में गर्भपात को कानूनन बना दिया उसने और दर्जा दे दिया। माने गर्भपात यूरोप में 2000 साल तक कानूनन किया जाने वाला कृत्य है, वो गैर कानूनी कुछ भी नहीं है उसमें, वो वैधानिक है, गैर कानूनी अवैधानिक उसमें कुछ भी नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया, बच्चों को नहीं जान आना है दुनिया में तो गर्भपात कराओ। तो बड़े पैमाने पर यूरोप में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम गर्भपात कराने की परंपरा है। और जो बच्चे गर्भपात के कराने में नहीं मिट पाए, नहीं मर पाए, तो वो पैदा हो जाएं तो उनको घर के बाहर टोकरी में रख के छोड़ दिया जाता है, कुत्ते खा जाएं, भेड़िए खा जाएं। और अगर कुत्ते और भेड़ियों से भी बच जाएं तो उन बच्चों को किसी चर्च के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है, अनाथ और लावारिस। ये उनकी परंपरा है। प्लेटो से शुरू होकर और आधुनिकतम दार्शनिक रूसो तक ये परंपरा बदस्तूर चली है। और ये परंपरा 1950 तक भी यूरोप के गांव-गांव में फैली रही। अब समझ में आता है कि इन यूरोपियन देशों की जनसंख्या इतनी कम कैसे है। 1-1 करोड़ से भी छोटे देश 23 हैं यूरोप में। 23 देशों की जनसंख्या तो 1 करोड़ से भी कम है।
और इन 23 देशों की जनसंख्या जो 1 करोड़ से कम है, इन देशों की चर्चा बहुत होती है दुनिया में। और यूरोप में मुश्किल से 2-3 देश हैं जिनकी जनसंख्या 5 करोड़ या 7 करोड़ के आसपास है।